नमस्कार दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नशा सुनते हैं। आइए इस कहानी से जुड़ते हैं। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का था, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवाय और कुछ जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें हुआ करती थी। मैं जमींदार की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाले जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाली बंजा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। वह कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे। लचर दलील थी। किसी मनुष्य या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मी गर्मा में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह भी था कि वह कमजोर पक्ष को समझता था। नौकरों से सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उदंडता होती है, उसमें भी प्रचुर भाग मिला हुआ था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की या दूध जरूरत से ज्यादा ठंडा या गर्म हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ न हुई तो आपे से बाहर हो जाता। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी। पर दोस्तों में और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा हुआ था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा होती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांत पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्यप्रिय था। अब की दशहरे की छुट्टियों से मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और घर वालों को मैं तकलीफ देना न चाहता था। मैं जानता हूँ कि वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल भी था। अभी बहुत कुछ पढ़ना था। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने से भी जी न लगता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के ही राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और ज़हीन है। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहाँ अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वह लोग तो असमियों पर इस दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। आसामी भी यही समझता है। अगर उसे सुझा दिया जाए जमींदार और आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं, तो जमींदारों का कहीं अता पता नहीं लगेगा। मैंने कहा, क्या तुम समझते हो मैं वहां जाकर सब कुछ ठीक ठाक हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ, तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसे इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। वह अपनी बात पर अड़ा रहता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। मैंने सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में सफ़र भी न किया था। अब की सेकंड क्लास में सफ़र का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे आने को थी, पर यात्री ने हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुँचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेश रूम में जाकर हम दोनों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन। लेकिन न जाने क्यों मुझे उसकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता का जो वेतन मिलता उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दे दी। फिर भी उन सबों को उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे हैं। ईश्वरी के हुक्म पर सब दौड़े दौड़े हैं, लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला या मेरे ध्यान का संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए।
खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीज़दार हैं ये सब, एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज दिया करो तो शायद इनसे ज़्यादा तमीज़दार हो जाएं। तो तुम क्या समझते हो, ये सब केवल इनाम के लालच में इतना अदब करते हैं? जी नहीं, कदाप नहीं। तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिला दिया गया है। गाड़ी चली, डाक थी, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दरवाजा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक कितना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई, कह नहीं सकता। भोर होते होते हम मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगार। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था, राम हरक। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हैं, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूँ कहिए कि आपकी बदौलत मैं इलाहाबाद पढ़ा हुआ हूँ, नहीं तो कब का लखनऊ चला आया होता। अब कि मैं इन्हें घसीट लाया, इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिर तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहाँ से भी उसका जवाब इनकारी ही गया। दोनों सज्जन ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा। आतंकित हो जाने की चेष्टा करने पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका का निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला डाले। यूँ कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरती तो देखो, मालूम होता है किसी अनाथालय से पकड़ कर आए हैं। राम हरक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने को आता है, कोई भाप ही नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराजा चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। एक गाड़े की मिर्जई और चमरौधे जूते पहनकर बाजारों में घुमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने 10 लाख से कॉलेज खुलवा दिया। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी, यह सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं कल्पित वैभव समीपतर आता जाता था। मैं सहसवार नहीं हूँ। हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ। यहाँ देखा तो 2 कला रास घोड़े हमारे लिए तैयार थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ, पर बोटियां कांप रही थी। मैंने चेहरे पर सिक्कर न पड़ने दिया, घोड़े को ईश्वरी के पीछे लगा दिया। खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पैर तुड़वा कर लौटता। संभवतः है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि यह कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था? किला था। इमाम बाड़े का एक फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया और अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछे। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार, लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे जी हजूर कहने लगे। जब जरा जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीत कर रहे हो? ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूर थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं।
जरा देर के बाद नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पैर दबाओ। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरी के चोचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुटमर्दी और न जाने क्या क्या कहता था। ईश्वरी का परिहास किया करता था। आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग रच रहा हूँ। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुँच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा से अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छांटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। हॉस्टल में जूते पहले मेज पर जा डटते थे। यहाँ पाँव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिए। कहार ने उसके पाँव धोए। मैंने भी पाँव बढ़ा दिए। कहार ने मेरे पाँव धोए। मेरा यह विचार न जाने कहाँ चला गया था। सोचता था वहाँ देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, तो कहीं मछलियाँ चिड़ियों का शिकार कर रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनते। नौकरों का एक जत्था हमेशा मेरे साथ रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की कोई ज़रूरत न थी, केवल जबान ही हिला देना काफ़ी था। नहाने बैठे तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटे तो आदमी पंखा झलने को तैयार। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर न हो पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज न हो जाएं। बिछावन ठीक समय पर लग जाए। कुंवर साहब के सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज़्यादा नाजुक दिमाग बन गया, या बनने को मजबूर हो गया। ईश्वरी ने अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे बिछावन बिछा सकते हैं। मैं उनकी महानता में बहुत लग गया। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं। कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे मारा आया। बड़ा मुँहलग्गा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने को उसे सुध ही न रही। अब तो याद आई तो भागा आया। मैंने ऐसी डांट लगाई कि उसे भी याद होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। यह सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई, मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था। दिया सलाई भी थी, लेकिन ईश्वरी खुद कैसे लैंप को जलाता, फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं। मैं झुंझला गया। समाचार पत्र आया हुआ था, जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारद। देवयोग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार लगाई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप तो जलवा दो। मालूम ही नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजारा होता है। मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह न हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिए। वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा गांधी जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछने से संकोच करता। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांध कर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना। लोग कहते हैं कि यहाँ कि सूरज हो जाए तो जमींदार न रहेंगे। मैंने शान जमाई, जमींदार रहने की जरूरत ही क्या है। यह लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और करते क्या हैं। ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्यों सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ले जाएगी। मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे। जो लोग खुशी से न देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। यूं ही स्वराज हुआ, अपने इलाके में असमियों का हिसाब किताब कर देंगे।
मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुलूम करते हैं सरदार। हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दे तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी लिया और स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। छुट्टी इस शाम तमाम हुई, हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खोला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हरेक हृदय पर लगा दी। जी चाहता तो हरेक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी। वापसी टिकट था, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई थी। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग कर सभी लोग लौट रहे थे। सेकेंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं। इंटर क्लास की हालत इससे भी ज्यादा बदतर। अब आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक न सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे, जा रहे हैं सिकड़े हुए। पहलू बदलने की जगह न थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे, वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर हैं। राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप बहुत बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गट्ठर बंधा था, कलकत्ते जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह न थी। पीठ पर बंधे हुए इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना बहुत बुरा लगा। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गंवार का मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबा रहा था। मैं कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ढकेल दिया और 2 तमाचे जोर से लगाए। उसने आंखें निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने क्या किया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया, चारों ओर मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं जाते। कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने। गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेकर खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत भूल जाता है। यह भी अंग्रेज राज्य है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तरन माँ घुसन तो पावत नहीं, उस पर इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर वेयर, और मेरा नशा कुछ उतरा हुआ मालूम हो रहा था।